दोस्तों जरा ध्यान से देखने पर हमें सिल्वर पिछले लगभग 1 से 2 महीने में ही 30 से 40% का रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे गोल्ड लगभग 10-12% के आसपास का रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट है कि बिल्कुल थका सा महसूस कर रहा है और उसमें ना के बराबर मूवमेंट, इनफैक्ट -1 से -1.5% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या जब स्टॉक मार्केट थका थका महसूस करता है तो गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो को चमका देता है? आज की इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट सवालों पर बात करेंगे। क्या आने वाले समय में सिल्वर यहां से 200% तक जा सकता है, और अगर जा सकता है तो क्या बाई करना है? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर बाई करना है तो क्या सिल्वर एंड गोल्ड दोनों को बाई करना है और कितना बाई करना है? एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कैसे बाई करें, कहाँ बाई करें, क्या डिजिटल गोल्ड में निवेश करें, क्या हम फिजिकल गोल्ड रखें, क्या हम ज्वेलरी रखें, या कोई और तरीका है निवेश करने का। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि स्ट्रैटेजी एंड रिस्क दोनों आपके क्लियर होंगे वीडियो को देखने के बाद। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए अपनी खुद की पोर्टफोलियो का सिल्वर एंड गोल्ड होल्डिंग दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मेरे पर्सनल रिटर्न्स है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो सिल्वर यहाँ पे देखिए तो 2 ETFs हैं, सिल्वर बीज और सिल्वर एजी। यहाँ पे देखें तो करीब करीब 288% के आसपास रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अब ये 288% क्या एक दिन, एक महीने या एक साल की स्टोरी है? ऑब्वियसली नहीं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, तो हमें टाइम पर ध्यान देना होगा। टाइम स्पेंट इन मार्केट और एनी एसेट क्लास इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो यहां पर अगर मार्केट में सिल्वर 50% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, 70% बढ़ गया, डज इट मीन कि हमें इनके पीछे पीछे दौड़ना चाहिए? आगे आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड में करीब करीब 189% एक्सेस गोल्ड है और गोल्ड भी यहाँ पे करीब करीब 187% के आसपास है। चलिए अब ये सवाल यहाँ पे साइड में रखते हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर गए या नीचे गए। सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सस्टेनेबल है या नहीं, क्योंकि अभी तो हमें बड़ा मजा आ रहा है देख के 200%, 285%। आगे क्या वाकई में ये सस्टेनेबल है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर पास्ट के रिटर्न्स हम देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर दिए तो मार्केट उल्टा हमें सबक सिखा सकता है। इसलिए डाटा पर ध्यान दीजिए, स्टडी करिए, एनालाइज करिए एंड देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिनारियो समझते हैं। सिनारियो समझने के पहले सिल्वर का यहाँ पे रेट देखते हैं। 3,15,000 ऑलरेडी हो चुका है और आज के दिन भी यहाँ पे 10,000 पर किलोग्राम के आसपास की एप्रिसिएशन देखी जा रही है सिल्वर के प्राइसेस में, ठीक। लेकिन अगर पिछले 10 दिनों का हम रिकॉर्ड देखें तो एक दिन को छोड़ के, और वो एक दिन क्या था, 16 जनवरी 2026, जिस दिन करीब करीब 3,000 रुपए की गिरावट हुई थी। ऑलमोस्ट पिछले 8, 9, 10 दिनों में हर दिन किसी दिन 5,000, किसी दिन 15,000, किसी दिन 3,000, किसी दिन 10,000, ऑलमोस्ट हर दिन पर केजी 5 से 15,000 सिल्वर के प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सवाल वही आ जाता है कि क्या ये सस्टेनेबल है, यानी कि कब तक ऐसा चलेगा भाई कि किसी दिन 5,000, किसी दिन 10,000, किसी दिन 15-20,000, ये क्या वाकई में सस्टेनेबल है या नहीं? तो इसको समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, हमें हिस्टोरिकल स्टडी करनी होगी कि सिल्वर हिस्टोरिकली क्या उसका बिहेवियर रहा है सिल्वर प्राइसेस का। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में यहाँ पे देखिए 1980 के बाद से सिल्वर के प्राइसेस एक तरह से फ्लैट मूव कर रहे थे। प्राइसेस जहाँ पे थे उसी के आसपास मूव कर रहे थे 2010 तक। 2010 के बाद यहाँ पे देखें तो एक बड़ी रैली आई, जिसके बाद से एक शार्प करेक्शन आया। यहाँ पे 2020-21 में एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, उसके बाद एक शार्प करेक्शन, एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो आपको ये जो पर्टिकुलर चार्ट दिख रहा है एकदम से 90 डिग्री पे चार्ट मूव करता हुआ जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कई कारणों से, अब उन कारणों के पीछे हम फिर से नहीं जा रहे क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि
इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हम कर रहे हो, चाहे डाटा सेंटर की बात हम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, यू नेम इट यू हैव इट। ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सिल्वर की डिमांड हमें देखने को मिल रही है और उसके चलते यहाँ पे ये हमें 90 डिग्री वाला चार्ट देखने को मिल रहा है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब जब ऐसा 90 डिग्री वाला मूवमेंट हुआ है उसके बाद क्या हुआ है। तो हिस्टोरिकली हम यहाँ पे जो डॉलर के टर्म्स में प्राइसेस हैं उनका चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1980 में जो हंट ब्रदर्स भाई साहब थे उन्होंने हंट किया सिल्वर को, और हंट करके उन्होंने एकदम से वही फाउंटेन वाला जो हमने अभी देखा है, जो ये वाला चल रहा है, बिल्कुल यही यहाँ पे देखने को मिला था 1980 में। एंड इसके बाद यहाँ पे एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था 1981 में। तो 1980-81 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस एकदम से 90 डिग्री में चार्ट मूव करते हुए दिखाई दिए थे, वो हमने देख लिया, समझ लिया। इसके बाद क्या हुआ ये हमने देख लिया। फिर काफ़ी समय तक वोलाटाइल रहा। उसके बाद 2000 के बाद यहाँ पे देखिए तो 2011 के आसपास तक, 2011 का टाइम फ्रेम है, यहाँ तक भी आपको वही मोमेंट देखने को मिली। एंड उसके बाद एक शार्प करेक्शन हुआ, फिर से यहाँ पे देखें तो आपको वही मोमेंट देखने को मिल रहे। तो अगर हम ध्यान दें तो सिल्वर के जो प्राइसेस हैं, राइट, चाहे वैश्विक तौर पर हो चाहे भारत में हो, सिल्वर के प्राइसेस का जो चार्ट पैटर्न है हिस्टोरिकली वो ऐसे चलता है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन यहाँ पे इंसिडेंट्स या सर्टेन सिनारियोज, वो हो सकता है हंट ब्रदर्स की वजह से हो, या हो सकता है कि वो भाई ट्रम्प साहब की मेहरबानी हो, या हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हो, बड़े लोग इनफैक्ट अपनी पोर्टफोलियो में सिल्वर को रखते हैं, गोल्ड को रखते हैं, जिसकी वजह से एक 90 डिग्री के आसपास का चार्ट पैटर्न बन जाता है विद इन नो टाइम। यानी कि 7 महीने 8 महीने या इनफैक्ट 1-1.5 साल के अंदर ही ऐसा चार्ट पैटर्न बन जाता है जिसमें कि ऑलमोस्ट हर दिन 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पर केजी सिल्वर में बढ़ने लगता है एंड ऐसे ही गोल्ड में बढ़ने लगता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ये आपने देखा 2011 में, ये आपने देखा 1980 में। तो क्या ऐसी सिनारियो यहाँ पे बन रही है 2025-2026 में भी, ये समझना वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली सिल्वर के प्राइसेस कब कब कितने कितने गिरे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो ऊपर के बार्स आपको दिख रहे हैं ये है ग्रीन बार्स, यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट हुई है सिल्वर के प्राइसेस में, और नीचे के बार्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये है रेड बार्स, यानी कि सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट हुई। तो 1980 के दौर की बात करें तो 1979 में यहाँ पे करीब करीब 434%, यानी कि कुछ ही समय के अंदर 434% के आसपास की मूवमेंट आई। उसके बाद अगले 2 साल तक यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली। 1980 में 52% की गिरावट और 1981 में यहाँ पे 48% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वोलाटाइल था, कभी गिरावट होती कभी ऊपर जाता। फिर ये हमें 2010-2011 में देखे तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 80% 2010 में और 2009 में यहाँ पे करीब करीब 60% के आसपास की अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी। उसके बाद 2011 में करीब करीब 10% की यहाँ पे गिरावट एंड 2013 तक आते आते 35-40% तक की भी गिरावट देखने को मिली थी। अब 2025 की बात करें तो करीब 148% और 2026 में ऑलरेडी 30 से 40% के बीच की मूवमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। तो हिस्टोरिकली देखें तो ये जो बार्स हैं, राइट, ये जो लंबे लंबे बार्स बने हैं, इन बार्स का कहाँ पे जाके अंत है, यानी कि द एंड कहाँ पे होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये चार्ट देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर अंत होंगे। हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है इससे कहीं अधिक हो, बट अगले 1-2 सालों तक सिल्वर के प्राइसेस फिर क्या करेंगे, करेक्ट होंगे। अब यहाँ पे होंगे मतलब मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली चार्ट्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट में क्या क्या हुआ है। हालांकि पास्ट में हुआ है डज नॉट मीन कि आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो गोल्ड ने करीब करीब 10-11% के आसपास से पिछले 20-25 साल में CAGR रिटर्न्स दिए, वहीं पे सिल्वर ने करीब 11-13% के आसपास रिटर्न्स दिए। बट कंपेयर टू गोल्ड
ये ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। एंड इक्विटी ने यहाँ पे करीब करीब 12 से 14% के आसपास रिटर्न्स दिया ओवर लास्ट 20 to 25 ईयर्स। सो अगर उस सवाल पे फिर से वापस आए कि 200% क्या जा सकता है, तो हमें ये समझना होगा, अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी तो इससे ये समझना होगा कि हमें 200% किस सिनारियो में आ सकता है। या तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो जाए जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, या ग्लोबल करेंसी क्राइसिस आ जाए, या डॉलर ही कोलैप्स हो जाए, या वॉर एंड इन्फ्लेशन का कॉम्बो हमें देखने को मिले, एंड सेंट्रल बैंक्स जो है वो एग्रेसिवली गोल्ड को बाई करने लगे। क्योंकि बैंक्स, जब बड़ी बड़ी बैंक्स गोल्ड को बाई करने लगती है तो वो एक तरह से सिग्नल होता है गोल्ड के प्राइसेस के लिए। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बहुत अनलाइकली है कि 200-250% तक की मूवमेंट हो, बट लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ऐसा होता आ रहा है। ठीक, अब ये समझते हैं कि अगर हमें सिल्वर एंड गोल्ड बाई ही करना है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो एसेट क्लासेस हैं इनका रोल क्या है। अब यहाँ पे देखिए, तो गोल्ड जो है बेसिकली हमारी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन प्रोवाइड करता है, ये हमने समझ लिया। सिल्वर क्या करता है, सिल्वर यहाँ पे ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हालांकि ग्रोथ के साथ ही साथ वोलेटिलिटी सिल्वर में कंपेयर टू गोल्ड अधिक होती है। एंड इक्विटी क्या करता है हमारे लिए, एक वेल्थ क्रिएशन का काम करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जब हमने पास्ट रिटर्न्स का डाटा देखा उसके हिसाब से देखें तो इन तीनों का यहाँ पे रोल हमें बखूबी समझ में आ रहा है कि सिल्वर हो, गोल्ड हो या इक्विटी हो, उनका ओवरऑल रोल क्या होता है हमारी पोर्टफोलियो में। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जब हम पोर्टफोलियो कह रहे हैं तो पोर्टफोलियो में क्या है, पोर्टफोलियो में यहाँ पे कुछ इक्विटी का पोर्शन होता है, पोर्टफोलियो में यहाँ पे कुछ गोल्ड का पोर्शन होता है, पोर्टफोलियो में यहाँ पे कुछ सिल्वर का ऑप्शन होता है। तो इक्विटी में मान लीजिए यहाँ पे 70-75% का इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में मान लीजिए यहाँ पे 10-15% का इन्वेस्टमेंट, एंड सिल्वर में मान लीजिए यहाँ पे 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट। तो ये डिफरेंट जो एसेट क्लासेस है इनका डिफरेंट रोल्स होता है, एंड इनको समझते हुए हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करनी होती है। तो हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कुछ और हो सकता है आपका कुछ और हो, थर्ड पर्सन का हो सकता है कुछ और हो। तो बेस्ड ऑन आवर प्लानिंग हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड हो, कितना सिल्वर हो, एंड इक्विटी पोर्शन कितना हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे सवाल पे। अब यहाँ पे बात आती है कि गोल्ड को अगर बाई करना है, सिल्वर को अगर बाई करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हमारे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हम जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनको एज स्टॉक्स बाई करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की जब बात आती है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर का हमारे पास ऑप्शन रहता है, जहाँ पे छोटी छोटी SIPs के ऑप्शंस होते हैं। ये आसान होता है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस इन्वेस्टमेंट करना है इसमें, एंड ये लिक्विड होता है, बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म रिस्क होता है। रिसेंटली सेबी ने भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें डिजिटल गोल्ड के लिए उन्होंने अलर्ट किया था इन्वेस्टर्स को कि वो किसी भी डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टर से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि उनके रेगुलेशन के अंडर में वो नहीं आता है। ठीक है, जहाँ तक रही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के दूसरे ऑप्शन की बात, तो वो है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, उसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया है कि ETF क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें। यहाँ पे मोस्टली जो ETFs होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है कंपेयर टू द डिजिटल गोल्ड, एंड ये सेफ होता है क्योंकि ये सेबी के रेगुलेशंस के अंडर में आता है, एंड ये मार्केट लिंक्ड होता है। मार्केट लिंक्ड कैसे होता है, यहाँ पे NSE या BSE जो एक्सचेंज होते हैं वहाँ पे ETFs में इन्वेस्टमेंट करने की सहूलियत होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सर्टेन एक लॉक इन पीरियड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के ऑप्शंस आते हैं, इसके डिटेल में फिलहाल हम नहीं जा रहे। इसके साथ ही साथ फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन होता है, जहाँ पे ज्वेलरीज हम परचेज करते हैं, अपने पास रखते हैं, हालांकि इसके साथ मेकिंग चार्जेज एंड अगर हम लॉकर में रखते हैं तो लॉकर के चार्जेस आते हैं, एंड ये एक तरह से टेंजिबल काइंड ऑफ एसेट होता है। एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिल्वर ETF हमारे पास ऑप्शन होता है, जहाँ पे अगेन ये सिमिलर टू द गोल्ड ETF होता है। यहाँ पे कोई भी स्टोरेज इशू नहीं रहता है, क्योंकि हम इसको जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, तो जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने अमाउंट का सिल्वर प्रोक्योर करती है हमारी जो AMC होती है, और हमें किसी भी तरह के इसमें टेंशन या चिंता लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि कंपेयर टू गोल्ड ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक, फिजिकल सिल्वर की अगर हम बात करें तो फिजिकल सिल्वर मोस्टली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें तो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ये हेजिंग एसेट है, जहाँ पे हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम देखते हैं इसमें, एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्टोरेज रिस्क आता है। जब हम लॉकर में रखते हैं फिजिकल गोल्ड को
तो वहां पे स्टोरेज रिस्क हमें देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं। इनमें कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क इंक्लूडिंग द डॉलर स्ट्रेंथ, ग्लोबल रेट रिवर्सल, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड सडन प्रॉफिट बुकिंग्स। जैसा कि कुछ दिनों पहले या इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले हमें देखने को मिला था, सिल्वर के प्राइसेस एकदम से 1-2-3 दिन के अंदर ही, इनफैक्ट एक ही दिन में तो 15-16% के आसपास की वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम सिल्वर की बात करते हैं या गोल्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में अगर समराइज करना हो वीडियो को तो गोल्ड इज इक्वल टू इंश्योरेंस, सिल्वर इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी इज इक्वल टू इंजन। स्मार्ट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो सिर्फ हाई रिटर्न्स ना देखे बल्कि पोर्टफोलियो बैलेंस जरूर से जरूर देखे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से जरूर करिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की एक अनदर वीडियो के साथ, अनदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए एंड आपकी क्या राय है सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए।